ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल कक्षा 11 विषय नामा के मूल तत्व लेसन नंबर 3 रोज नाम 4। अब अपने प्रस्तावना आपने दिया है, प्रस्तावना क्या क्या सीखेंगे उसके बारे में बता दिया है। अब अपने प्रस्तावना के बारे में प्रस्तावना देखेंगे रोज नाम 4 की। अपने जो व्यापार धंधा और उद्योगों में प्रतिदिन अनेक प्रकार के जो व्यवहार होते हैं, तो व्यापारी इन आर्थिक हिसाबी व्यवहारों को अपने सरलता से याद रखने के लिए एक व्यवहार होता है तो तुरंत ही कच्ची टिप्पणी यानी एक रफ नोटबुक में लिखा कर देता है, जिसे कोई भी आर्थिक व्यवहार लिखने में से भूला नहीं जा सकता है। क्योंकि अपने एक दिन के अंदर जो अधिक व्यवहार हो, अब कौन सा व्यवहार हुआ न हुआ ऐसे भूल जाए, इसीलिए क्या करते कच्ची टिप्पणी के रूप में कोई बुक्स में या व्यवहार लिख देते हैं, जिसके कारण भूल न हो। तो उसे कच्ची टिप्पणी पर से व्यापारी नामा लिखते हैं और जो अपने लिखा हुआ उसके ऊपर से अपने नामा लिखते हैं। कई व्यापारी कच्ची टिप्पणी रखने के बदले सीधा वाउचर से नामा लिखते हैं। लिखने की नहीं, वाउचर दिया, वाउचर को संभाल दो, फिर उसके बाद में हिसाब लिखो। अब अपने दोहरी असर के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यवहार में कम से कम 2 खाते जुड़े होते थे। कम से कम उसमें 2 खाते जुड़े होते। इन खातों प्रकार निश्चित करके कौन सा खाता लाभ लेने देता है और कौन सा खाता लाभ देता है, यह निश्चित अपने कर सकते हैं। और खातों के नियम का उपयोग करके कौन सा खाता अपने उधार होगा और कौन सा खाता जमा होगा यह अपने निश्चित कर सकते हैं। यानी कि उधार जमा के नियमों के आधार पर हिसाबी व्यवहार की नामा की प्रथम बही में लेखा करने की प्रक्रिया को अपने रोज नामचा कहते हैं। यानी उधार जमा के नियम अपने सीखे तो उधार जमा के नियम के आधार पर हिसाब के व्यवहार की नामा की ये प्रथम बही में जो व्यवहार लिखे जाते हैं उसे रोज नामचा या जनरल कहते हैं। ये हिसाबी व्यवहार का प्रथम लेखा जिस बही में होता है उसे अपने रोज नामचा कहते हैं या तो रोज नामचा की बही कहते हैं। अब अपने रोज नामचा का अर्थ समझेंगे। रोज नामचा अर्थात क्या कि रोज नामचा दोहरा लेखा प्रणाली की नींव है। यानी दोहरा लेखा प्रणाली की नींव की बही यानी चौपड़ा है, एक मूलभूत बही मानी जाती है। अपने नामा के पद्धति की बाकियां चौपड़ा में लिखी जाती है। अब इस शब्द का उपयोग पहले फ्रेंच शब्द जर का अर्थ होता है दिन, उस पर से बना जनरल शब्द बना जिसका अर्थ धंधा के दैनिक व्यवहारों का लेखा होता है। अंग्रेजी शब्द जनरल मूल लैटिन भाषा का है। यानी जो अंग्रेजी शब्द जनरल जो अपने रोज नामचा को जनरल के नाम से जानते, तो वो मूल कहाँ का भाषा का शब्द है, तो लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है लेखा या डायरी होता है। अपने जो रोज नामचा की बही मुख्य मूलभूत या नींव की बही मानी जाती है। नामा की ऐसी बही है कि जिसका धंधा के सभी व्यवहार तारीख के क्रम में लिखते हैं। कौन सा खाता में कितनी रकम उधार करनी, कौन से खाते में कितनी रकम जमा करनी अपने निश्चित कर सकते हैं। और साथ में व्यवहार को संक्षिप्त विवरण सहित सर्वप्रथम लिखा जाता है, इसलिए रोज नामचा कहते हैं। अब जो अपने कच्ची टिप्पणी पर से जो व्यवहार लिखते हैं, तो कच्ची टिप्पणी जिसे टाचण या टिप्पण भी कहते हैं। कच्ची टिप्पणी को दूसरा नाम टाचण या टिप्पण भी है। और वाउचर के आधार पर हिसाबी व्यवहार रोज नामचा की बही में लिखे जाते हैं। यानी वाउचर की तारीख के क्रम में फाइल किया जाता, वाउचर को तारीख के क्रम में उसे फाइल करते हैं। फिर रोज नामचा लिखने के बाद उस पर से खाता बही में अलग अलग खाता खोलकर खतौनी करते हैं, जिसके आधार पर प्रत्येक खाता की अपने बाकियां निकालते हैं और निकाल कर अपने सकल तलपट तैयार की जाती है। सकल तलपट के बारे में आगे लेसन आता है, उसके बारे में अधिक जानकारी अपने प्राप्त करेंगे। और कच्ची टिप्पणी के व्यवहारों की पद्धति सर नई लिखी जाती, इस कारण से अपने रोज नामचा तैयार करते हैं। रोज नामचा नामा का मूलभूत और
पाया का या प्रथम चौपड़ा या बही गिनी जाती है। अब रोज नामचा की लाक्षणिकता है। रोज नामचा की लाक्षणिकता के अंदर अपने रोज नामचा की लाक्षणिकता के पहले है मूलभूत बही। अब मूलभूत बही यानी कि हिसाबी व्यवहार का सर्वोत्तम लेखा कहाँ करते, तो रोज नामचा में करते, इसलिए उसे क्या कहते हैं, मूलभूत और पाया की बही कहते हैं। दूसरा है दोहरी असर। अपने उधार जमा के नियम के अनुसार हिसाबी व्यवहार की दोहरी असर लिखी जाती है, इसलिए दोहरी असर लिखने की। अब तीसरा है रकम के दो खाने। अब दोहरी असर के कारण दोहरी असर में एक खाता उधार और दूसरा खाता जमा होता है, इसलिए दोहरी असर के अनुसार उधार होने वाले खाते की रकम उधार के खाने में और जमा होने वाले खाते की रकम जमा के खाते में लिखी जाती है। चौथा है तारीख के क्रम में। अपने रोज नामचा में हिसाबी व्यवहार प्रतिदिन क्रम के अनुसार लिखे जाते हैं। फिर बाद में अपने पांचवा में विवरण। अपने रोज नामचा लिखने के बाद प्रविष्टि के नीचे कोष्टक में व्यवहार की संक्षिप्त विगत लिखी जाती है, जिसे विवरण कहते हैं। यानी कि व्यवहार जो है उसका नीचे सारांश लिखेंगे तो उसे विवरण कहते हैं, और विवरण व्यवहार के विषय की जानकारी देता है। अब अपने सीखेंगे रोज नामचा का महत्व। अब रोज नामचा का महत्व के अंदर रोज नामचा का महत्व, उसमें पहला महत्व के सभी हिसाबी व्यवहार। ये रोज नामचा में सभी हिसाबी व्यवहार तारीख समय के क्रम में लिखे जाने से कोई भी व्यवहार लिखने से छूट नहीं जाता है। यानी सभी व्यवहारों को अपने रोज नामचा में लिखते तारीख के अनुसार और समय के क्रम में, इसलिए कोई भी व्यवहार लिखने का रह जाता नहीं है। दूसरा है विगतवार माहिती। यानी रोज नामचा में प्रत्येक व्यवहार विगतवार व्यवस्थित रूप से लिखा जाता है, जिससे जरूरत पड़ने पर उसमें से उपयोगी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अपने व्यवहार के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तो रोज नामचा में लिखे होने से अपने तुरंत ही माहिती प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है भविष्य के लिए उपयोगी माहिती, कि अपने प्रविष्टि के अंत में प्रत्येक हिसाबी व्यवहार का संक्षिप्त में विवरण लिखा जाता है, जिससे भविष्य में व्यवहार के संबंधित जानकारी मिल जाती है। चौथा है खतौनी में सरलता। रोज नामचा में रकम के लिए उधार और जमा ऐसे दोनों खाते अलग रखे जाते हैं। इससे खतौनी करते समय कौन सा खाता उधार करना और कौन सा खाता जमा करना है वह सरलता से अपने जान सकते हैं। पांचवा महत्व है कि व्यवस्थित लेखा। खाता बही में व्यवहार लिखने से पहले रोज नामचा में नियम अनुसार व्यवहार का लेखा होने से खाता बही में व्यवस्थित व्यवहार लिखे जाते हैं। और छठा है भूल रहित हिसाब। रोज नामचा में नामा के सिद्धांतों का उपयोग होने से व्यवहारों की दोहरी असर दी जाने से हिसाबी भूलों की संभावना कम रहती है। अब अपने रोज नामचा का जो नमूना है, रोज नामचा के सवाल कैसे करने का, उसलिए पहला नमूना दिया गया है कि श्री खाली जगह का रोज नामचा। यहाँ पे जो भी नाम हो, जो भी रमेश भाई है तो श्री रमेश भाई का रोज नामचा लिखने का। अब उसका फॉर्मेट है कि जो पहले कौन सा कॉलम बनाएंगे तो तारीख, दूसरा बनाएंगे विवरण, विवरण का कॉलम अधिक बनाना, फिर खाता पुष्ट नंबर यानी खापू नंबर, खाता पुष्ट नंबर, खाता बही में कौन से पेज के ऊपर नंबर है उसे खापू नंबर, फिर उधार और जमा। अब मैं उसके बारे में तुमको समझाती हूँ कि तारीख के अंदर, तारीख में क्या होता है कि रोज नामचा में प्रथम खाता तारीख का होता है, जो हिसाबी व्यवहार समय और तारीख के क्रम अनुसार रोज नामचा में लिखा जाता है। इसलिए सर्वप्रथम वर्ष, पहले वर्ष लिखेंगे कौन से वर्ष का है, फिर बाद में मास, फिर अंत में तारीख लिखी जाती है। पहले वर्ष लिखने का मानो कि 2020, महीना जून और तारीख मानो कि 2। तो इस तरह से पहले
तारीख के अंदर पहले वर्ष लिखा जाएगा, बाद में कौन से मंथ का आपने रोज नामचा बनाता है वो लिखा जाएगा, और फिर बाद में कौन सी तारीख है वो लिखा जाता है। फिर दूसरा है विवरण। विवरण यानी कि रोज नामचा में दूसरा खाना विवरण का होता है। विवरण रोज नामचा में सबसे महत्व का खाना है। इसमें हिसाबी व्यवहार में जुड़े खाते में से कौन सा खाता उधार जमा के नियमों के अनुसार उधार हो उसे विवरण के खाने में सर्वप्रथम लिखा जाता है। जैसे रोकड़ खाता उधार, परंतु उधार के बदले ऊ भी लिखा जाता है। अपने खाली जगह खाता उधार किया है तो रोकड़ खाता उधार, और बाद में जमा असर पाने वाला खाता लिखा जाता है कि जमा असर पाने वाले खाते का लिखा। दूसरी लाइन में थोड़ी जगह छोड़कर लिखना। जो अपने उधार में लिखा है कि मानो के रोकड़ खाता उधार, फिर तुरंत ही नीचे जमा के अंदर मानो के बिक्री खाता, तो बिक्री तुरंत ही नहीं लिखनी, थोड़ी जगह छोड़ के बाद में बिक्री खाते का लिखने का। तो जमा के अंदर खाते का नाम के बाद का पहले ते शब्द लिखते थे, अंत में जमा शब्द नहीं लिखते हैं। जैसे कि बिक्री खाते का लिखा जाएगा, यानी दूसरी लाइन में जमा असर पाने वाले खाते का लेखा दूसरी लाइन में थोड़ी जगह छोड़कर लिखा जाता है। खाते के नाम के बाद का या पहले ते शब्द लिख सकते हैं, यानी अंत में जमा शब्द नहीं लिखते हैं। उदाहरण के तौर पे रोकड़ खाता उधार, बिक्री खाते का, ऐसा लिखेंगे। और फिर नीचे संक्षिप्त में विवरण का विगत यानी विवरण का के रूप में लिखते, यानी व्यवहार संपूर्ण होने पर निशानी रूप व्यवहार के नीचे लाइन खींचकर पूर्ण किया जाता है। जो एक व्यवहार पूरा हो तो उसके नीचे लाइन खींच देते हैं और व्यवहार पूर्ण होता है। अब तीसरा क्वेश्चन जो है खाता बही पुष्ट नंबर, यानी कि रोज नामचा के तीसरे खाने में खाता बही का पुष्ट नंबर लिखा जाता है। उसे संक्षिप्त में पू नंबर के रूप में दर्शाते हैं। यानी रोज नामचा लिखने के बाद खतौनी करने पर खाता बही में जो पुष्ट नंबर पर उस खाता की खतौनी की है यह पुष्ट नंबर यहाँ लिखा जाता है। इस तरह से इस व्यवस्था के कारण जब जरूरत पड़े तब एक दूसरी बही में से शीघ्रता से माहिती प्राप्त की जा सकती है। अब चौथा खाना आपने बना है उधार। तो उधार में रोज नामचा के चौथे खाने में व्यवहार में उधार होने वाले खाते की रकम लिखी जाती है, और विवरण के खाने में जो खाता उधार किया हो उसके सामने उसकी रकम उधार के खाने में लिखी जाती है। और पांचवा है जमा। रोज नामचा में पांचवें खाने में व्यवहार के जमा होने वाले खाते की रकम लिखी जाती है। विवरण के खाने में जो खाता जमा किया गया हो उसके सामने उसकी रकम जमा खाने में लिखी जाती है। दोहरी असर अनुसार प्रत्येक व्यवहार में जितनी रकम उधार हो उतनी ही रकम जमा होनी। अब जमा में आया था। जमा के खाते में पांचवें खाते में जमा के खाने में जमा होने वाले खाते की रकम लिखी जाती है। उसके विवरण के खाने में जो खाता जमा किया गया हो उसके सामने की रकम जमा खाने में लिखी जाती है। यानी कि दोहरी असर के अनुसार प्रत्येक व्यवहार में जितनी रकम उधार हो उतनी ही रकम जमा होनी चाहिए, इसलिए दोनों खातों का योग हमेशा समान होता है। अब अपने जो व्यवहार है कि जिन व्यवहार पर रोज नामचा में जिस पेज पर हुआ हो उसका योग करके उस पेज पर अंत में योग आगे ले गए शब्द लिखे जाते हैं, और फिर दूसरे पेज पर बाकी के व्यवहारों का रोज नामचा लिखने से पहले प्रारंभ में उधारों जमा खाने में पुनः लिखो और विवरण के खाने में योग आगे लाए शब्द के सामने लिखो। रकम के योग के ऊपर एक लाइन और नीचे दो समांतर लाइन खींची जाती है जो रोज नामचा पूर्ण हुआ सूचित करता है। अब अपने उदाहरण नंबर 1 समझेंगे।
आज एक तकिया ने अपने रोजनामचा बनाने का है। उसमें अपने सवाल दिया हुआ है पेज नंबर 53 पर। अब अपने रोजनामचा के फॉर्मेट के अनुसार किसका है तो निम्नलिखित व्यवहार प्रिया के रोजनामचा में लिखो। तो प्रिया का रोजनामचा में लिखो तो अपने कोष्टक में लिखेंगे प्रिया का पहले रोजनामचा। अब अपने रोजनामचा का कोष्टक बनाएगा, समझाए तारीख, विवरण, खाता पुट नंबर, उधार और जमा। अब अपने वर्ष दिया है 2014 और मार्च मास और तारीख 1, तो 2014 जनवरी 1। अब व्यवहार में क्या लिखा है कि रुपया 5,000 का माल नकद खरीदा। अब 5,000 का माल नकद खरीदा है तो खरीद खाता उधार रोकड़ खाते का। तो खरीद खाता उधार कितनी रकम है 5,000, तो खरीद खाता फिर थोड़ी जगह छोड़कर उधार लिखो और 5,000 व रोकड़ खाते का, रोकड़ में थोड़ी जगह छोड़ के रोकड़ खाते का 5,000। तो विवरण में लिखेंगे रुपया 5,000 का माल नकद खरीदा। अभी व्यवहार पूर्ण हो जाता है तो लाइन करने की विवरण के नीचे ही से एक लाइन होनी चाहिए, खाकू के उधार जमा के नीचे लाइन होनी चाहिए नहीं। अब दूसरा 4 तारीख का व्यवहार है कि रुपया 8,000 का माल नंदन के पास से साख पर खरीदा। अब साख पर खरीदा यानी उधार व्यवहार है। अपने माल खरीदा है यानी खरीद खाता उधार 8,000 किसके पास से खरीदा नंदन, तो नंदन खाते का 8,000। विवरण के अंदर लिखेंगे रुपया 8,000 का माल नंदन के पास से साख पर खरीदा। अब 7 नंबर का व्यवहार है रुपया 4,000 का माल जिज्ञा को बेचा। अब बेचा है तो जिज्ञा खाता उधार 4,000, बिक्री खाते का 4,000। तो विवरण में 4,000 का माल जिज्ञा को साख पर बेचा। फिर वापिस लाइन खींचने की, फिर 12वां रुपया 200 कमीशन मिला। अब में कमीशन मिला रोकड़ आई, रोकड़ खाता उधार और प्राप्त कमीशन खाते का 2,000। विवरण में 200 कमीशन का मिला। और 15 में रुपया 150 मजदूरी खर्च चुकाया। तो खर्च चुकाया है रोकड़ गई, मजदूरी खर्च खाता उधार रोकड़ खाते का 150। विवरण में लिखेंगे 150 मजदूरी चुकाई। अब अपने उधार का टोटल करना है और जमा का टोटल। उधार का टोटल 5,000 के अंदर 8,000 जोड़ो, फिर 4,000 जोड़ो, फिर 200 जोड़ो, फिर 150 जोड़ो, तो कुल योग हो जाता है 17,350। और जमा के अंदर 5,000, 8,000, 4,000, 2,000, 150 में कुल 17,350, यानी दोनों का योग समान मिल गया। अब ये होमवर्क के अंदर जो रोजनामचा का चैप्टर चलाया उसके अंदर और उसका लक्षण, उसका महत्व, रोजनामचा का जो नमूना है वो, और उदाहरण नंबर 1 होमवर्क में करने का। और स्वाध्याय के अंदर खाली तुम लोग को स्वाध्याय नहीं करना है अभी, खाली तुम लोग को उदाहरण नंबर 1 तक करना है। फिर संयुक्त प्रविष्टि चलेगी, उसके बाद में सवाल करेंगे। तो इतना जितना चला है इतना तुमको घर पर होमवर्क करना है और याद करना है।